अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। सैयदा सेंटर पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नीम के दरख्त और जन्नात का बसेरा की आज छठी किस्त पेश की जा रही है। पिछले किस्तों में आपने सुना कि सारिम और सारा जिस घर में रह रहे हैं वहां पर जन्नात गिद्धों की सूरत में मौजूद हैं जो उन पर हमला कर रहे हैं। शाह साहब की मदद से वो उनको रोकने में कामयाब तो हो चुके हैं और शाह साहब ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। अब उनको फिर से उनके घर आकर वो दरवाज़ा खोलना है। अब आगे आज जुमेरात थी, बस दरमियान में 2 रातें थीं। हफ्ते के दिन को शाह साहब ने खुद आकर दरवाज़ा खोलना था। बंदा चाहता कुछ और है, लेकिन होता कुछ है। लेकिन जो उनके साथ हुआ, उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसरार नासिर सीधा अपने आमिल बाबा के पास पहुंचा। इसरार बोलने लगा, बाबा वो पंजे और राग के बारे में शाह साहब को मालूम हो गया है कि वो मैंने आपको दी है और एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। अरे जल्दी बताओ, खबर क्या लाए हो? और ये शाह साहब क्या बिगाड़ लेगा हमारा अगर उसको पता चल भी गया है? दरअसल बाबा वो नहीं चाहते कि मैं आपसे राब्ता करूं। अरे वो कौन होता है तुम्हें हमसे रोकने वाला? तुम उसकी परवाह ना करो। मुझे तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे डर है कहीं वो मेरे भाई को न बता दे जिसका ताल्लुक सारिम से है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, हम उसका दिमाग ही बांध देंगे और वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहेगा। बाबा अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर उसने सारिम के घर होने वाले तमाम वाकयात बाबा के सामने पेश कर दिए। किस तरह शाह साहब के बेशुमार हमशक्ल आ गए थे और किस तरह सारिम ने उनमें से असली शाह साहब को पहचाना। और फिर जब उसने आखिरी वाली बात बताई कि जीने पर खून पड़ा हुआ था, जिसको देखकर सारिम चौंक गया था और जिसकी वजह से दरवाजा बंद कर दिया गया था, उसी वक्त बाबा बेचैन हो गया। इसरार उठो, अभी इसी वक्त सारिम के घर चलते हैं। बाबा मैं कहता था ना कि बड़ी जबरदस्त खबर लाया हूँ। हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं है। चलो जल्दी उठो। इसरार अगर हमने उनमें से यानी उन गिद्धों में से एक को भी पकड़ लिया तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे और मैं उसके जरिए तुम्हें वो सिखा दूंगा जिसका तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। हैं बाबा? वाकई खुश होकर बोला वो। पर शर्त यह है कि तुम्हें हमको उसके घर लेकर जाना है। हम घर में अगर दाखिल हो गए तो समझो सब कुछ हाथ आ जाएगा। ठीक है बाबा, मैं हर कीमत में आपको वहां पहुंचा दूंगा। बस फिर आप वादा करें कि मुझे अपनी शागिर्दी में ले लेंगे। अरे फिक्र क्यों करते हो, तुम तो वैसे भी हमारे शागिर्द हो। तो ठीक है। सारिम के दफ्तर जाने के बाद सारा बेड पर लेटी हुई थी। खाला साजदा घर की सफाई सुथराई में लगी हुई थी। जीना लॉक हुए। आज दूसरा दिन था। रात आराम से गुजर गई। कल शाह साहब ने आना था। वो खुद अपने हाथों से दरवाजा खोलेंगे। देखो क्या होता है। सारा इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि फोन की घंटी बजी। सारा एकदम चौंकी। उसने साइड टेबल पर रखे फोन की स्क्रीन पर देखा, कोई अजनबी नंबर था। हेलो, सारिम साहब से बात कराइए। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी वो तो घर में नहीं, ऑफिस में है इस वक्त। अच्छा चलें, मैं उनके ऑफिस नंबर पर कॉल करता हूँ। फोन का आना सारे के लिए कोई हैरानगी की बात नहीं थी। अक्सर सारिम की कंपनी की तरफ से फोन आते रहते थे, लेकिन उस फोन को सुनकर अजीब सी बेचैनी सी उसके दिमाग में छा गई, जैसे फोन के पीछे कोई इसरार हो। उस फोन के पीछे वाकई इसरार ही था। इसरार नासिर ने जानबूझकर उसे पीसीओ से फोन किया था और आवाज भी बदल ली थी, जिसे सारा पहचान नहीं सकी। सारा कमरे से बाहर निकल आई। बाहर लाउंज में जीने के दरवाजे के सामने खाला साजदा खड़ी थी। खाला साजदा को देखकर वो एकदम हैरान हो गई। कहीं खाला साजदा ने दरवाजा तो नहीं खोल दिया, लेकिन वो ये सोचकर मुतमईन हो गई कि चाबी तो उसके पास थी। खाला साजदा के करीब आकर उसने पूछा, खाला तुम इधर क्या कर रही हो? खाला कान दरवाजे के साथ लगाए, गोया उसकी आवाज नहीं सुन पाई। तब सारा ने भी कान दरवाजे के साथ लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की। अचानक ही उसे दरवाजे की दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे बेशुमार गिद्ध दरवाजे को चोंचे मार रहे हैं और साथ ही परों के फड़फड़ाने से अजीब सी आवाजें पैदा हो रही हैं। सारा ने खाला साजदा को वहां से हाथ पकड़कर पीछे करते हुए कहा, खाला चलो, कहीं कहीं कोई नई मुसीबत ना आ जाए। खाला तुमने आवाजें कब सुनी? बीबी जी मैंने अभी सुनी है। अच्छा खैर छोड़ो, शाह साहब ने इन्हें कैद किया है, वो खुद ही देख लेंगे, फड़फड़ाने दो इन्हें। सारिम के घर के नजदीक एक रिक्शा आकर रुका। उस रिक्शे से इसरार बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसरार ने गेट पर लगी बेल बजाई। अंदर बेल बजी। खाला देखना कौन है। सामने इसरार नासिर खड़ा था। अरे इसरार भाई। जी भाभी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी बिल्कुल। दरअसल भाभी मुझे शाह साहब ने भेजा है। उन्होंने तो कल आना था दरवाजा खोलने के लिए। अभी उन्होंने मुझे अपने एक खास आदमी के साथ भेजा है कि हम जाकर देखें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ है तो उन्हें बताएं। इसरार ने भरपूर ड्रामा करते हुए कहा।
सारा ने गेट के बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। कौन है बाहर? मुझे तो नहीं पता। वो उधर रिक्शे में बैठे हुए हैं, कहीं तो बुला लो। देखें, शाह साहब ने सख्ती से मना किया था कि दरवाजे को उनके अलावा कोई न छेड़े। जी भाभी, ऐसा ही है, लेकिन हमें भी उन्होंने इसलिए ही भेजा है बकौल शाह साहब के कि ये शरीर और शैतान मखलूक इतनी आसानी से बाज नहीं आएगी, इसलिए हम यहाँ चेक करके तसल्ली कर लें और शाह साहब को बता दें। और वैसे भी चाबी आपके पास है। इसरार ने बड़े यकीन से कहा। ठीक है, आप उन साहब को अंदर ले आइए। इजाजत मिलते ही इसरार के चेहरे पर चमक सी आ गई। अरे बाबा, जल्दी करें, इजाजत मिल गई है। बाबा लम्हा जाया किए बगैर गेट के पास पहुंच गया। घर के अंदर पलटते हुए सारा के जहन में ये बात आई कि सारिम को आगाह करूं, लेकिन न जाने क्यों उसको ऐसा लगा जैसे उसका जहन काम ही नहीं कर रहा, उसका जहन बंद कर दिया गया है। चंद मिनट बाद इसरार लाउंज के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे बाबा भी था। सारा और खाला ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। सबसे पहले खाला की नजर बाबा पर पड़ी। वो घबराकर सारा के पीछे हो गए। हाय बीबी, ये क्या चीज है? और जब सारा ने उसे देखा तो वो भी लरस गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ लगी फटी फटी आंखों से उस हैबतनाक शख्स को देख रही थी। वो एक 6.5 फुट का लंबा तड़ंगा और काला सा हैबतनाक शख्स था। कांधों पर लंबे लंबे बाल और अजीब सी डरावनी आंखें और चेहरा ऐसा कि देखते ही बंदा लरज उठे। सारा और खाला साजिदा ने सहम कर ड्राइंग रूम में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सीधा जीने की तरफ बढ़ा। इसरार नासिर ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा ताकि वो दोनों बाहर ना निकल सके। बाबा ने दरवाजे पर अपना हाथ मारा तो अंदर से परों की फड़फड़ाहट में एकदम बेपना इजाफा हो गया। गेट ठक ठक करते दरवाजे से टकरा रहे थे। बाबा दरवाजे पर हाथ रखे जेर लब कुछ पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने इसरार की तरफ देखा, दरवाजे के हैंडल को घुमाया तो वो कड़क की आवाज के साथ खुल गया। लॉक खुलते ही बाबा ने दरवाजे को खींचकर इतना खोला कि उसका हाथ आसानी से अंदर चला जाए। उसने नीचे झुककर दरवाजे से हाथ अंदर किया और मतलूबा चीज ढूंढने लगा। अचानक एक गिद्ध उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने हाथ खींचकर दरवाजे से बाहर निकाला तो गिद्ध की गर्दन बाबा के हाथ में थी। उसने जल्दी से इसरार को आवाज दी, इसरार भागो, काम हो गया। और दोनों ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसे घर से निकलते हुए देखकर इसरार भी उसके पीछे भागा। वो ये देखकर खुश हो गया कि वो काम हो गया है। उसने जाते हुए सारा को जाने का बताना भी गवारा नहीं किया। दरवाजा खुल गया था। सारा का गोया दिमाग माऊफ हो रहा था। उसने सोचा सारिम को सारी सूरत हाल से आगाह करे, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही थी किस तरह कि वो बात शुरू करे। खैर, थोड़ी देर बाद उसने सारिम को फोन किया। हेलो सारिम, क्या तुम इस वक्त घर आ सकते हो? सारा ने अपने लहजों को नॉर्मल करते हुए कहा। क्यों सारा, खैरियत तो है? सब ठीक तो है ना? सारिम, वो जीने का दरवाजा खुल गया है, उसने हकलाते हुए कहा। क्या मतलब? कैसे खुल गया? खुद ब खुद खुल गया? नहीं सारिम, वो इसरार नासिर आया था किसी खबीस शक्ल के इंसान को साथ लेकर। कह रहा था कि शाह साहब ने भेजा है। तब सारा ने घर में होने वाले उस मामले को तफसीलन सारिम के सामने पेश कर दिया। सारिम सब कुछ सुनकर अफसोस करता हुआ रह गया। ओ खुदाया, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? अभी तुम फौरन से जीने का दरवाजा दोबारा लॉक कर दो। मैं इसरार से बात करता हूँ, और अगर कोई ऐसी वैसी बात घर में होती है तो मुझे फोन करना। सारिम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कि सब कुछ क्यों कर किया इसरार ने, क्या चाहता है वो, और क्यों इस तरह गायब हो गया। उसने फोन किया तो उसका फोन नहीं लग रहा था। घर पर फोन किया तो वो घर पर नहीं था। अपना काम खत्म करके सारिम शाम को जल्द ही घर पहुंच गया। उसने सारा से जीने की चाबी ली और जीने का दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। अलबत्ता बहुत ही वहशत थी। सारिम ने दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ क्या करने आए थे। तुम्हारे ख्याल में वो 10 मिनट से ज्यादा घर में नहीं थे, लेकिन मुझे ये हैरानगी है कि उन्होंने ताला कैसे खोला और फिर तेजी से भागे क्यों? सारिम हैरानगी से अब भी पूछ रहा था। मुझे नहीं मालूम सारिम कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। मैं तो उस मनहूस की शक्ल देखकर डर गई थी। सारिम शाह साहब के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर उसने जो मंजर देखा वो अक्सर मुख्तलिफ था। आज शाह साहब के घर का पूरा गेट खोला हुआ था और अंदर लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे, और दूसरे घर की दीवार के साथ मोटरसाइकिल खड़ी थी और एक पुरानी गाड़ी भी खड़ी थी। सारिम ने सामने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे में दाखिल हुआ। कमरे में काफी लोग बैठे हुए नजर आए। एक तरफ कुछ औरतें भी थीं जिनके हाथ में सब्ज तस्बीह थी। हर शख्स जेर लब जिक्र करने में मसरूफ था। कमरे में किसी किस्म का शोर गुल नहीं था, बल्कि निहायत ही खामोशी
और सुकून था। उसकी तरफ नजर पड़ते ही शाह साहब ने उसको अपने पास बुलाया और सामने बैठने का इशारा किया। नजदीक बैठकर उसने कहा, शाह साहब, मैं माफी चाहता हूँ। आपने दरवाजे की हिफाजत का हुक्म दिया था। आपने कहा था इससे पहले कि सारिम अपनी बात मुकम्मल करता। मियाँ, एक मिनट। शाह साहब ने उसे बात करने से रोक दिया। फिर उन्होंने गर्दन तख्त की तरफ मोड़ दी जिस पर 2 काऊ तकिए रखे हुए थे। उनकी नजर सफेद चादर पर थी। शाह साहब तख्त की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वहां पर कोई मौजूद है और दिल ही दिल में उससे कुछ बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद सफेद चादर की तरफ देखने के बाद उन्होंने अपना रुख सारिम की तरफ फेरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। भाई, पहली बात तो यह है कि हमने किसी को तुम्हारे घर नहीं भेजा। वो चोर था और जो कुछ वो चुरा कर ले गया है उससे उसे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, बल्कि उल्टा वो अजाब में मुब्तला होगा। अलबत्ता उसने मेरा अमल जरूर तबाह कर दिया है। सारिम को बड़ी हैरत हुई कि अभी तो उसने जबान खोली भी नहीं थी कि शाह साहब ने उसकी जबान बंद करके जो बताया उसे वो बिल्कुल सही था। शाह साहब को उस पूरी वारदात का इल्म हो चुका था। सारिम को इसरार पर पहले ही शुबा था, लेकिन अब तो इसका यकीन हो चुका था कि वो झूठ बोलकर उसके घर में दाखिल हुआ था। शाह साहब, वो चोर कौन था? वो चोर इसरार और उसका गुरु वो आमिल बाबा था। वो तुम्हारे घर से एक गिद्ध पकड़ कर ले गया है। हमारा उस तरफ ध्यान नहीं गया, वरना हम पहले ही तुम्हें आगाह कर देते। खैर, अब दरवाजा खुल गया है, वारदात हो गई है और हमारी कैद की हुई मखलूक आजाद हो गई है। हमारी हफ्ते भर की मेहनत जाया कर दी गई है। अब खुद ही बताओ मियाँ, हम क्या करें? हम 75 बरस के हो गए हैं। अब इस उम्र में इतनी पढ़ाई करना हमारे लिए आसान नहीं, वरना हम उसको मजा चका देते। ये सब किया धरा इसरार का है। उसका गुरु तो नुकसान उठाएगा ही, वो भी नहीं बचेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ तुम्हारे सामने खुद आ जाएगा। अब तुम जाओ, मुझे लोगों को भी देखना है। सारिम फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे समझ में नहीं आ रही थी बात कि वो क्या करे। शाह साहब ने इस मामले से अपना हाथ उठा लिया था और इस बात ने सारिम को बहुत अफसुर्दा कर दिया था। ये सब इसरार का किया धरा था। सारा ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, तभी उसे खाला की आवाज आई, बीबी जी, बीबी जी। खाला की आवाज में बदहवासी नजर आ रही थी। अरे खाला, क्या हुआ है? क्यों शोर मचाया हुआ है? बीबी जी, इधर छत पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े चला रहा है। कोई छत को ऊपर से तोड़ रहा है। सारा को कुछ देर के लिए कुछ समझ में नहीं आया। खाला, क्या कह रही हो तुम? लेकिन करीब आकर उसे समझ में आ गई बात कि खाला ठीक कह रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइंग रूम की छत पर कोई भारी हथौड़े बरसा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा था जल्द ही छत टूटकर गिर पड़ेगी। सारिम उस वक्त घर पर नहीं था। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। सारिम सुबह कहकर गया था कि वो आज रात को लेट हो जाएगा। सारा को जब पता चला कि सारिम लेट हो जाएगा तो उसकी परेशानी में इजाफा हो गया। छत के ऊपर से कुछ इस तरह की आवाजें आ रही थी जैसे 10-12 मजदूर छत को तोड़ रहे हों। आवाजें बहुत जोरदार थी। आवाजें यकीनन हर दूसरे घरों में भी सुनाई दे रही होंगी। ऊपर के बेडरूम का दरवाजा अभी तक बंद था, जिसको शाह साहब ने खुद बंद किया था और बोला था कि वो खुद आकर दरवाजे को खोलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से नीचे वाला दरवाजा खुल चुका था। सारा और सारिम ने इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनका ऊपर आना जाना उस दिन से बहुत कम हो गया था और नीचे का दरवाजा खुलने के बाद सारा ने जीने की सीढ़ियां अच्छी तरह से साफ कर दी थी। खाला साजदा ने भी ऊपर आना जाना बंद कर दिया था और दरवाजा तब से अब तक बंद था। इसरार और बाबा के गिद्ध को पकड़कर ले जाने से अब तक घर में सुकून था, लेकिन शायद शरीर मखलूक ने ये तय कर लिया था कि घर के मकीनों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे, इसलिए ये अब नई आफत उन पर नाजिल हो चुकी थी। सारा ने ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया और अब वो दोनों लाउंज में एक तरफ डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर आमने सामने बैठी हुई थी। दोनों के चेहरे फिक्रमंद थे। सारा सोच रही थी कि इस नई आफत के बारे में सारिम को इतला दे या रहने दे। उसने सोचा कि सारिम अभी काम में मसरूफ होगा और खामखा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका काम करना बहुत जरूरी है। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि आवाजें आना बंद हो गई। सारा ने कुछ देर और इंतजार किया। जब आवाज मुकम्मल तौर पर आना बंद हो गई तो वो खाला साजदा से मुखातिब हुई। क्या ख्याल है खाला, ऊपर से जरा चक्कर लगाकर ना आ जाए? अरे बीबी जी, आपको क्या हो गया है? अरे खाला, देखने तो दो, कहीं मनहूसों ने ऊपर की छत को तोड़ ना दिया हो। बीबी जी, अभी नहीं, साहब घर पर नहीं है, अभी चुपके से बैठे रहिए। सारा ने खाला की बात मान ली। वो बुजुर्ग थी, उनकी बात मानना जरूरी था। सारिम रात में घर आ चुका था। सारा ने उसको बताना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन एक ऐसी खुशखबरी जो सारा सारिम को देना चाहती थी वो उसको सुनाने के लिए बेताब थी।
सारिम, तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। इन तमाम हालात में जबकि हम पर आफतें नाजिल हुई हैं, शाह साहब भी अपना हाथ इस अमल से हटा चुके हैं और इसरार ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया है। लेकिन अल्लाह ताला ने 7 साल बाद हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अरे बताओ तो सही। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो औलाद की नेमत से महरूम थे। औलाद का ख्वाब उनके लिए महज एक ख्वाब बनकर रह गया था, लेकिन आज इस ख्वाब को हकीकत में बदलता देखकर दोनों की हालत काबिले दीद थी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सारिम ने जब ये सुना कि वो बाप बनने वाला है, 7 साल बाद उसके घर एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, जहाँ वो इतना खुश था वहाँ अचानक उसके जहन में वसवसे भी जन्म ले रहे थे। उसे डर था कि कहीं वो शैतानी मखलूक सारा को कोई मजीद नुकसान न पहुंचा दे। सारा, हमें वक्ती तौर पर ये घर बदलना होगा। बिलाखिर सारिम दिल की बात जुबान पर लेकर आ गया है। भला वो क्यों? सारा ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। सारा देखो, उस शरीर मखलूक का कोई भरोसा नहीं है। रोज ये हमें नए नए तरीके से तंग कर रही है और तुम्हारी इस हालत की वजह से कम मैं तो ये खतरा मोल नहीं ले सकता। अरे क्या हो गया सारिम? ये घर मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। जहाँ इतनी परेशानी उठाई है, वहाँ ये घर हमारे लिए कितना मुबारक भी तो साबित हुआ है। इसी घर में हमें ये खुशखबरी मिली है, तो मेरा ज़मीर नहीं मानता कि अब ये हम घर छोड़ें। अरे मैं पक्का ये घर थोड़ी छोड़ने का कह रहा हूँ। जब तक हमारा ये नन्हा मेहमान नहीं आ जाता, तब तक बाद में हम फिर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। सारिम ने दलील देते हुए कहा। नहीं सारिम, हम यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा ने अटल लहजे में कहा। मजबूरन सारिम को भी हार माननी पड़ी। अच्छा मैडम जी, जैसे आपकी मर्जी। इधर खाला साजिदा को भी जब इस खुशखबरी का पता चला तो वो भी खुशी से झूम गई। अब तो वो सारा को कोई काम भी नहीं करने दे रही थी। सारे काम उसने खुद अपने जिम्मे ले लिए थे। महीना भर इसी तरह सुकून से गुजर गया था। घर में किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। शैतानी मखलूक शायद खामोश हो गई थी। सारा और सारिम गिद्ध को तकरीबन भूल चुके थे। अजीब बात थी कि उन्होंने अब तक कोई हमला नहीं किया था। सारिम की पूरी तवज्जो सारा पर थी। वो उठते बैठते सोते जागते जब घर में होता तो सारा के आगे पीछे घूमता रहता। सारिम का वालेहानापन देखकर सारा की आंखों में आंसू आ जाते। उसके दिल से बेख्तियार दुआ निकलती, या अल्लाह खैर करना। सारिम उसकी जरा तबीयत खराब देखता तो फौरन डॉक्टर के पास ले जाता। 3-4 महीने मजीद सुकून से गुजर गए। सारिम काफी हद तक मुतमईन हो चुका था, क्योंकि जिन्नाती मखलूक गोया यहाँ से जा चुकी थी। घर के मकीन गिद्ध को तकरीबन भूल चुके थे, लेकिन कभी कभी सारिम सोचता कि जिन्नाती मखलूक की ये खामोशी कहीं किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा ना हो। उस दिन रात से ही बारिश शुरू हो गई थी। बारिश मौसलाधार थी। उसने शहर के मकीनों की जान अजाब में डाली हुई थी। सड़कें पानी से भरी हुई थी। हर तरफ पानी ही पानी था। सुबह 4 बजे से जो बारिश शुरू हुई तो उसका जोर 9 बजे के करीब टूटा। दिन के 11 बजे जब बारिश बिल्कुल रुक गई तो सारिम ऑफिस चला गया, जबकि सारा अपने कमरे में चली गई। ठंडी हवा में सारा को नींद आने लगी। बेड पर लेटते ही उसे नींद ने आ लिया। उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी, अचानक उसे कोई ख्वाब सा आया। उसने देखा शाह साहब उसके सामने खड़े हैं। वो उसके सर पर शफकत से हाथ रखकर बोले, बेटा सब्र करना। उसने जवाब देने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि उसकी आंख खुल गई। उसने हैरत से चारों तरफ देखा। शाह साहब, अरे यहीं तो थे, किधर गए? तभी उसको याद आया कि वो कोई ख्वाब देख रही थी, लेकिन अचानक वो उस ख्वाब पर हैरान हो गई, क्योंकि शाह साहब जब उनके घर आए थे तब उन्होंने भी उसे यही कहा था, बेटा सब्र करना। लेकिन वो उस बात का मतलब नहीं समझ सकी थी। ये बात उसके जहन में आते ही वो खासी परेशान हो गई। उसने फौरन सारिम को फोन किया। हेलो, हाँ सारा, खैरियत तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? क्या उस नन्हे आने वाले मेहमान की वजह से सारा और सारिम का पीछा छोड़ देगी वो जिन्नाती मखलूक, या फिर उनके साथ होने वाला है कोई बहुत ही बड़ा सानेहा? शाह साहब क्यों बार बार कह रहे हैं कि बेटा सब्र करना? जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखिएगा।